डियर स्टूडेंट, तो आपका स्वागत है चैप्टर 2 राजा किसान और नगर। यह हिस्ट्री का चैप्टर है। यह हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 का आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। जो चैप्टर नंबर 2 है जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, इसका हम लोग देखेंगे राजा किसान और नगर। राजा किसान और नगर, इनके बारे में चैप्टर 2 में हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। हम लोग पहला चैप्टर जो पढ़ चुके हैं उसका नाम है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए, आते हैं हम लोग यहाँ पर। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद भारतीय प्राचीन में सिंधु नदी और उसके उपनदियों के किनारे नई सभ्यता उभरी, जिसे वैदिक सभ्यता कहते हैं। वैदिक सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के बाद हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो वैदिक सभ्यता पढ़ रहे हैं। इस समय भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत से बदलाव हुए और इसके बहुत से परिणाम हमें 600 ईस्वी से 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी के मध्य देखने को मिलते हैं। कुछ कालक्रम है जिनको याद कर लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में यह कालक्रम पूछता है। तो आप लोग इसको कॉपी में नोट कर लेंगे और इसको याद कर लेंगे। तो ये हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम था जो 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक था। 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व। हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम कितना था? 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक था। वैदिक सभ्यता का जो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक था। वैदिक सभ्यता का कालक्रम कितना था? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। हड़प्पा सभ्यता है जो नगरीय सभ्यता है। वैदिक सभ्यता है जो ग्रामीण सभ्यता है। आप लोग को एग्जाम में पूछ सकता है और पूछता भी है कि हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। पूछेगा वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता में ही लोहा का खोज हुआ है। हड़प्पा सभ्यता में लोहा का खोज नहीं हुआ है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि लोहा का खोज किस सभ्यता में हुआ, तो लोहा का खोज वैदिक सभ्यता में हुआ। ऐसे भी पूछ सकता है हड़प्पा सभ्यता में किसकी खोज नहीं हुआ था, तो हड़प्पा सभ्यता में लोहा का खोज नहीं हुआ था। लोहा का खोज वैदिक सभ्यता में हुआ था। अतः ऋग वैदिक काल। वैदिक सभ्यता को दो भाग में बांटा है। कौन कौन? एक है ऋग वैदिक, एगो है उत्तर वैदिक। ऋग वैदिक काल का जो कालक्रम है जो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक। ऋग वैदिक काल का कालक्रम कितना होगा? 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक। उत्तर वैदिक काल का कालक्रम होगा 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। उत्तर वैदिक का कालक्रम कितना होगा? 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। आ गए थे नंद वंश के बारे में पूछेगा कि नंद वंश कितना से कितना कालक्रम था, तो 344 ईसा पूर्व से लेकर के 321 ईसा पूर्व। बताइएगा नंद वंश का कालक्रम कितना? 344 ईसा पूर्व से 321 ईसा पूर्व। अब नागवंश का जो कालक्रम था वह 400 ईसा पूर्व से लेकर के 344 ईसा पूर्व तक था। नागवंश का कालक्रम कितना था? 412 ईसा पूर्व से लेकर के 344 ईसा पूर्व तक था। हर्यक वंश का जो कालक्रम था 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक था। हर्यक वंश का कालक्रम कितना था? 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व। नंद वंश का संस्थापक जो महापदम नंद था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापदम नंद। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो धनानंद था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद। धनानंद के समय ही आया था कौन? सिकंदर। क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कि सिकंदर किसके समकालीन था, तो सिकंदर जो समकालीन था वह धनानंद के समकालीन था। धनानंद के समय जब धनानंद का शासन था, धनानंद का शासक था मगध साम्राज्य में, तब उस समय सिकंदर आया था जो जो भारत के इस क्षेत्र है, भारत के बाहर वाला क्षेत्र में है, यहाँ पर पाकिस्तान के क्षेत्र में यहाँ पर आ गया था कौन? सिकंदर आया था। तो पूछेगा, एक क्वेश्चन पूछ देता है कि आप लोग मौर्य वंश नहीं मारिएगा, इसमें ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में पूछेगा सिकंदर किसके समकालीन था, तो सिकंदर था जो समकालीन था वह धनानंद के। जब सिकंदर यहाँ आया था उस समय मगध साम्राज्य पर किसका शासन चल रहा था? तो धनानंद को। अच्छा, धनानंद को कौन हराया? तो धनानंद को हराया चंद्रगुप्त मौर्य। धनानंद को कौन हराया? चंद्रगुप्त मौर्य। गुरु चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हरा दिया और एक नए वंश की स्थापना किया जिसका नाम है मौर्य वंश। आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं।
वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता अस्तित्व में आई। हड़प्पा सभ्यता के बाद कौन सा सभ्यता आया? तो वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता आर्यों द्वारा बसाई गई थी। वैदिक सभ्यता किसके द्वारा बसाया गया था? तो आर्यों के द्वारा बसाई गई थी। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता का कालक्रम कितना था? तो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक वैदिक सभ्यता का कालक्रम था। वैदिक सभ्यता कौन बसा? आर्यों। तो आर्यों की भाषा कैसी थी? संस्कृत। वैदिक सभ्यता में आर्यों की भाषा कैसी थी? संस्कृत। इस समय ऋग्वेद लिखा गया। वैदिक काल में ही कौन सा वेद लिखा गया? ऋग्वेद। पूछेगा ऋग्वेद की रचना किस कालक्रम में हुआ? तो आप बताइएगा कि वैदिक सभ्यता के कालक्रम में हुआ। क्या चीज? ऋग्वेद। ऋग्वेद लिखा गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है नई राजनीतिक इतिहास की शुरुआत। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने 1830 के दशक में ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाल लिया। आरंभिक अभिलेख तथा सिक्कों में इन्हीं लिपियों का उपयोग किया जाता था। 1830 के दशक में कौन निकाला? जेम्स प्रिंसेप ने। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ कब निकाला? 1830 में। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ कब निकाला? 1830 में। कौन निकाला? जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है। नेक्स्ट, जेम्स प्रिंसेप ने पता लगा लिया कि अधिकतर अभिलेखों और सिक्कों पर पियदर्शी लिखा है। पियदर्शी अर्थात मनोहर मुखाकृति वाला राजा। कुछ अभिलेखों में राजा का नाम अशोक भी लिखा है। क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि प्रियदर्शी के नाम से कौन जाना जाता था? प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता महान सम्राट अशोक। महान सम्राट अशोक। प्रियदर्शी के नाम से कौन जाना जाता है? तो महान सम्राट अशोक। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सबसे अधिक प्रसिद्ध शासक था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार सबसे अधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो अशोक था। चंद्र धनानंद को हरा दिए। धनानंद को हराने के बाद शासन कौन किया? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा हुआ जिसका पूरा शरीर में बिंदु बिंदु था, इसलिए उसका नाम क्या चीज रखा गया? बिंदुसार। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा का नाम क्या चीज था? बिंदुसार। अब बिंदुसार के बेटा का नाम था अशोक। याद रखिएगा, अशोक किसका बेटा था? बिंदुसार के। तीन पीढ़ी याद रखिएगा, तीनों पीढ़ी का नाम। पहला चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा का नाम बिंदुसार। बिंदुसार के बेटा का नाम क्या चीज था? अशोक। अशोक। अब अभिलेख के बारे में हम लोग देखते हैं। अभिलेख क्या होता है? अभिलेख किसे कहते हैं? अभिलेख क्या होता है? पत्थर, धातु तथा मिट्टी के बर्तन पर खुदे हुए लेख को हम लोग क्या चीज कहते हैं? अभिलेख। क्या चीज? क्या चीज? पत्थर, धातु तथा मिट्टी के बर्तन पर खुदे हुए। पत्थर पर कोई लेख लिख दिए तो वही हो गया क्या चीज? अभिलेख। पत्थर पर लेख लिख दिए। पत्थर पर मान लीजिए कोई कुछ लिख दिए। मान लीजिए कोई राजा कोई काम करता था तो वो अपना देखते हैं ना कि गांव घर में कल गड़ाता है तो कल कल के पास एक शिला रहता है जो पत्थर का रहता है। गांव घर में कोई अगर नेता विधायक अगर देता है कल तो वहां पर एक पत्थर में अपना लेख लिखवाता है कि माननीय विधायक ज्ञानेंद्र कुमार सिंह चाहे जो रहे उनका नाम लिख करके एक पत्थर पत्थर में पूरा गढ़ करके कल के पास गढ़ देता है। तो वही है अभिलेख। अभिलेख। अभिलेख क्या चीज पर लिखा है? अभिलेख। पत्थर पर या धातु पर या मिट्टी के बर्तन पर खुदे हुए लेख को अभिलेख कहा जाता है। अभिलेखों का अध्ययन अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि अभिलेख किसे कहते हैं? तो आप लोग लिखेगा पत्थर पत्थर पर लिखे गए लेख को अभिलेख कहा जाता है। या पत्थर या धातु या मिट्टी के बर्तन पर लिखे हुए लेख को क्या चीज कहा जाता है? अभिलेख कहा जाता है। और नीचे लिखेगा अभिलेखों का अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। अभिलेखों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभिलेख शास्त्र। आते हैं, जो भी व्यक्ति अभिलेख को बनवाते थे उनमें लोगों की उपलब्धियां द्वारा किए जाने वाले कार्य तथा उनके विचारों को लिखा जाता था। कोई भी राजा अगर पत्थर पर लेख लिखवाता था तो वह अपना उपलब्धि लिखाता था कि हम इस राजा को हरा दिए, चाहे हम ये नहर बना दिए, चाहे हम इतना गांव में दान दिए। ये सारा चीज लिखवाता था कौन? राजा। अभिलेख में
अधिकतर अभिलेख राजाओं के क्रियाकलाप, विजय अभियान, धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान का ब्यौरा देते थे। अधिकतर अभिलेख राजाओं का क्रियाकलाप था जो विजय अभियान, राजा कोई अगर युद्ध जीत गया तो उसको भी अभिलेख में लिखा देता था। धार्मिक संस्थाओं को दिया जाता था, धार्मिक, मान लिया राजा कोई मंदिर उंदिर बना दिया तो उसमें भी अपना अभिलेख लिख देता था कि हम फलना राजा हैं, जो हम इसको महान सम्राट अशोक ने यह काम किया है, और उसको करके लिख देता था, पत्थर में लिख देता था। तो यही है शिलालेख पर लिखा हुआ। कुछ अभिलेखों में इनके निर्माण की तारीख भी मिली है। प्राचीन अभिलेख प्राकृत भाषाओं में लिखे जाते थे। प्राकृत भाषा आम जनता की भाषा थी। कुछ अभिलेखों में इनके निर्माण की तारीख भी मिलती है। निर्माण जैसे किस टाइम निर्माण किया गया उसकी तारीख भी मिलती है। प्राचीनतम अभिलेख प्राकृत भाषाओं में लिखा जाता था। जो अभिलेख लिखा जाता था वो कौन भाषा में लिख दिया था? प्राचीन भाषा में। इसके अलावा तमिल, पाली, संस्कृत जैसे भाषाओं का अभिलेख भी मिलता है। याद रखिएगा आप लोग कि भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिए वो कौन सी भाषा में दिए थे? पाली भाषा में। पूछेगा भगवान किस भाषा में उपदेश दिए, तो आंसर क्या चीज होगा? पाली भाषा में। पूछेगा भगवान महावीर ने उपदेश किस भाषा में दिया, तो इसका आंसर होगा प्राकृत भाषा में। इसका याद रखेगा ये सब। प्रारंभिक राज और राज व्यवस्था। जनपद किसको कहते हैं? जन मतलब जन जोड़ पद, जन मतलब आदमी, पद माने जहां पैर या आकर बसे, अर्थात जहां लोग आकर बस जाए, ऐसा क्षेत्र जहां लोग आकर निवास करते हैं उसे ही क्या चीज कहा जाता है? जनपद किसे कहते हैं? जहां लोग आकर बस जाए, वहां जहां लोग निवास कर जाए, जहां जहां पर लोग आप बस जाए उसे क्या चीज कहते हैं? जनपद। अब आते हैं महाजनपद। लगभग 250 वर्ष कई जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे। इन्हीं महाजनपदों को कहा जाता है, इन्हें क्या चीज कहा जाता है? महाजनपद। जनपद, ढेर सारा जनपद, छोटा छोटा जनपद मिल करके एक महाजनपद का भी निर्माण करता था। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। इन राजधानियों को किलेबंदी की गई थी। किलेबंद राजधानी का रख रखाव सेना और नौकरशाहों द्वारा किया जाता था। मान लो इतना दूर में है राजधानी बसा हुआ, तो उसको चारों पट्टी से इसे करके किला घेर देता था, ठीक, बाउंड्री मार देता था, उसको ही कहते हैं किला। अधिकांश महाजनपदों का राजा का शासन होता था, लेकिन गण, कई सदस्य वाले समूह, गण को क्या चीज कहता है? कई सदस्य वाले समूह, और संघ यानी संगठन का सभा का नाम से प्रसिद्ध राज्य में कई लोगों का समूह शासन करता था। ढेर सारा जनपदों की संख्या टोटल कितनी थी? 16 महाजनपद था। अंगुत्तर निकाय में भी 16 महाजनपद का विवरण मिलता है। अंगुत्तर निकाय है जो बौद्ध ग्रंथ है। पूछेगा यहाँ पर 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ कहाँ मिला था? 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध, जैन धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। मगध, गांधार, बज्जी, कौशल, कुरु, पंचाल, अवंती जैसे महाजनपदों के 16 ऐसे ऐसे करके 16 महाजनपद थे। इन महाजनपदों का नाम कई बार मिलता है। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध इन्हीं गण से संबंधित थे। इन्हीं गण से संबंधित थे। क्या चीज है? छठी शताब्दी ईसा पूर्व में परिवर्तन। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में परिवर्तन क्या चीज हुआ? जो देखते हैं, आरंभिक राज्यों का उदय, छोटा छोटा राज्यों का क्या चीज हो गया? उदय हो गया। नगरों का उदय हो गया। लोहे का बढ़ता प्रयोग, लोहा का बहुत ज्यादा प्रयोग हुआ। कब? छठी ईसा पूर्व में। लोहा का सबसे ज्यादा प्रयोग कब हुआ? छठी शताब्दी ईसा पूर्व में। इस समय लोहा का खोज हो चुका था। सिक्कों का विकास, सिक्का का विकास हुआ। बौद्ध और जैन दार्शनिक विचारधाराओं का विकास। बौद्ध और जैन धर्म दार्शनिक जो अपना विचार देते थे, ये सब कौन था? छठी शताब्दी ईसा पूर्व में। ब्राह्मणों द्वारा धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना इसी समय हुआ। ब्राह्मण द्वारा धर्मशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना, जैसे ऋग्वेद की रचना हुआ इसी समय। धर्मशास्त्रों के अनुसार क्षत्रिय ही राजा बन सकते थे। उसमें धर्मशास्त्र था, उसके अनुसार राजा कौन बन सकता था? क्षत्रिय। राजा का काम किसानों, व्यापारियों तथा शिल्पकारों से कर और भेंट वसूल करना था। राजा का काम क्या चीज था? कि किसानों से, व्यापारियों से, शिल्पकारों से भेंट वसूल करना था और उनको सुरक्षा देना था। और मान लीजिए रोड बनाना है, अभी भी राजा लोग करता है ना, रोड बनाता है। धीरे धीरे कुछ राज्य अपनी अस्थाई सेना और नौकरशाही तंत्र बनाने लगे। धीरे धीरे राजा अपना क्या चीज करने लगा? सेना बनाने लगा, नौकरशाही तंत्र बनाने लगा धीरे धीरे, ताकि कोई राज्य उस पर अटैक करे तो वह उसकी रक्षा करे।
16 महाजनपदों में प्रथम था जो मगध था। सबसे शक्तिशाली जो 16 महाजनपदों में था, वो सबसे शक्तिशाली था जो मगध था। मगध था। मगध कहाँ? मगध मगध आप लोग चलाइए बिहार में। बिहार के कहाँ? पटना में। पटना में भी कहाँ? 16 महाजनपदों की चर्चा में सबसे स्थान जो प्रथम था, जो क्या चीज था? मगध था। मगध बिहार राज्य में स्थित। मगध छठी से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। मगध बिहार राज्य में स्थित है। मगध कहाँ स्थित है? बिहार राज्य में। मगध छठी से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? मगध। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? मगध। अब इसके शक्तिशाली होने के पीछे कई कारण था। उपजाऊ भूमि, जिससे अच्छी फसल होती थी। अगर फसल अच्छा हुआ तो वहां का किसान धनी होगा। किसान धनी होगा तो टैक्स ज्यादा देगा सरकार के। टैक्स ज्यादा देगा सरकार के पास धन ज्यादा होगा, तो वह शक्तिशाली होगा। लोहे की खदान उपलब्ध थी। लोहे की खदान कहाँ? मगध साम्राज्य में क्या चीज था? लोहे की खदान भी उपलब्ध थी। लोहे से औजार तथा हथियार बनाना आसान था। लोहा व्यापक रूप में मिला मगध साम्राज्य में, इसलिए लोहा से हथियार भी बनाना क्या चीज हो गया? आसान हो गया। जंगलों में हाथी उपलब्ध थे। सेना में हाथियों को शामिल किया गया। मगध साम्राज्य में ही क्या चीज किया? सेना में हाथी को शामिल किया। सेना में क्या चीज? हाथी को। जब लड़ाई होता था सबसे पहले कौन? मगध साम्राज्य ही क्या चीज किया? सेना में हाथियों को शामिल किया। गंगा और इसकी उपनदियों से आने वाला रास्ता आसान और सस्ता था। मगध प्राकृतिक रूप से सुरक्षित था। मगध प्राकृतिक रूप से भी क्या चीज था? सुरक्षित था। मगध के योग्य तथा शक्तिशाली शासक थे। जो मगध के पूछे एग्जाम में पूछेगा, मगध के चार शासक का नाम बतावे, तो आप लोग याद रखिएगा मगध का शक्तिशाली शासक तो कौन था? बिंबिसार, अजात शत्रु। बिंबिसार का बेटा था अजात शत्रु। बिंबिसार, अजात शत्रु, महापदम नंद, इन शासकों की बेहतर नीतियों के कारण मगध इतना समृद्ध हुआ। मगध इतना समृद्ध। मगध साम्राज्य का ही शासक था चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, सम्राट अशोक जैसे शासक हुए। ठीक। प्रारंभ में राजगाह की मगध की राजधानी होती थी। राजगाह के मतलब राजगृह है। एनसीईआरटी के बुक जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है राजगाह ही लिखा हुआ है, राजगृह नहीं लिखा हुआ है, राजगाह। इसलिए यहाँ पर राजगाह लिखा हुआ है। तो राजगाह मतलब क्या चीज? राजगृह। राजगृह एग्जाम में देगा ऑप्शन में राजगृह। तब पूछेगा मगध साम्राज्य के प्रारंभ में राजधानी कहाँ था? तो शुरुआत में जो मगध साम्राज्य की राजधानी था जो राजगीर था। फिर उदयनी ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगीर से हटाकर कहाँ कर दिया? पाटलिपुत्र। तो पूछेगा पाटलिपुत्र कौन शासक राजधानी बनाया था? तो इसका आंसर होगा उदयनी। उदयनी कौन था? अजात शत्रु। यहाँ देखिए उदयनी बसाया था। आगे पढ़ते हैं, पाटलिपुत्र बसाया था। मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य 321 बीसी से लेकर के 185 बीसी, धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया गया। पहले याद रखेगा मौर्य साम्राज्य कितना? 321 बीसी से लेकर के 185 बीसी, मतलब 321 ईसा पूर्व से लेकर के 185 ईसा पूर्व तक मौर्य साम्राज्य रहा। याद रखें मौर्य साम्राज्य कब से कब तक? 321 ईसा पूर्व से लेकर के 185 ईसा पूर्व तक मौर्य साम्राज्य रहा। मौर्य साम्राज्य की स्थापना धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया गया। मौर्य साम्राज्य का स्थापना कैसे हुआ? धनानंद को कौन हराया? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। चाणक्य को विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य भी कहा जाता है। इन्हें अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखा जाता है। एग्जाम में ऐसे पूछता है कि विष्णुगुप्त किनका नाम है? तो चाणक्य का नाम है। चाहे पूछेगा चाणक्य का उपनाम कौन सा है? तो विष्णुगुप्त। कौटिल्य किनका नाम है? तो चाणक्य का नाम है। चाणक्य का तीन गो नाम, तीनों नाम आप याद रखिएगा। चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य। चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य तीनों नाम एक ही आदमी का नाम है। और इन्होंने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के बारे में है, राजनीति के बारे में चर्चा है, राजा कैसे शासन करेगा, इस किताब में यह लिखा हुआ है। तो अर्थशास्त्र पुस्तक कौन लिखा? तो आंसर में आएगा क्या चीज? कौटिल्य। कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त, तीनों एक ही नाम है, एक ही आदमी का नाम है। मौर्य शासन पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान से बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। मौर्य शासन पश्चिमोत्तर में, पश्चिम में कहाँ तक फैला था? अफगानिस्तान से पाकिस्तान। यह भारत का मैप है, यहाँ से यहाँ ऐसे करके आएगा।
मौर्य साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था? देखिए, थोड़ा सा भारत का मैप अच्छा से नहीं पड़ा रहा है। तो यहाँ अफगानिस्तान में बलूचिस्तान से लेकर के ये पूरा मौर्य साम्राज्य, ये पूरा में शासन किसका था? मगध का। मौर्य साम्राज्य पूरा फैला हुआ था। मौर्य साम्राज्य इतना शक्तिशाली था, देख सकते हैं आप लोग। मौर्य साम्राज्य की जानकारी का स्रोत, मौर्य साम्राज्य की जानकारी का स्रोत कहाँ कहाँ से मिलता है? तो कुछ पुस्तक है वहां से मिलता है। तो बौद्ध एवं जैन साहित्य, मौत साहित्यिक स्रोत कहाँ से मिलता है? बौद्ध एवं जैन साहित्य। अर्थशास्त्र, इंडिका, अर्थशास्त्र किसने लिखा? कौटिल्य। अर्थशास्त्र किसने लिखा? कौटिल्य। और इंडिका किसने लिखा? मेगास्थनीज। ये सब मुद्रा राक्षस ब्राह्मण ग्रंथों जैसे ये सब ग्रंथों से क्या चीज मिला है? मौर्य साम्राज्य की जानकारी। प्राचीन भवन, स्तूप निर्माण, गुफाएं, मृद भांड, अभिलेख, अशोक के अभिलेख, मूर्ति कला, ये सब से मिला है क्या चीज? मौर्य साम्राज्य की जानकारी। क्वेश्चन में देखिए, मौर्य साम्राज्य का प्रशासन। मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे और एक राजधानी और 4 प्रांतीय केंद्र थे। 4 गो प्रांतीय केंद्र था मौर्य साम्राज्य के, एक गो राजधानी था। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ था? पाटलिपुत्र, जो अभी पटना के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछेगा मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ? पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य शुरुआत में मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ था? राजगृह। फिर मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ हो गया? पाटलिपुत्र। अब यहाँ 4 गो प्रांतीय केंद्र था मौर्य साम्राज्य के, कौन को? तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और स्वर्ण नगरी। स्वर्ण नगरी कर्नाटक में पड़ता है, जहां से सोना आता था। ये सब देख सकते हैं, 4 गो थे, 1 2 3 4, 4 गो प्रांतीय केंद्र था। 4 क्या चीज था? प्रांतीय केंद्र, और एक राजधानी था पाटलिपुत्र। अशोक के अभिलेखों के अनुसार पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर से लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तरांचल तक हर स्थान पर एक जैसे संदेश उत्कीर्ण मिले हैं। अशोक के अभिलेखों के अनुसार पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर से लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तरांचल तक, उत्तरांचल जो उत्तराखंड तक, हर स्थान पर एक जैसे संदेश उत्कीर्ण मिले। तक्षशिला और उज्जैन दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग में स्थित हैं। स्वर्ण नगरी कर्नाटक में है। स्वर्ण नगरी कहाँ है? कर्नाटक में। वही केजीएफ कोलार गोल्ड फील्ड, ये कहाँ है? कर्नाटक में है। स्वर्ण नगरी कहाँ है? कर्नाटक में। नेक्स्ट, साम्राज्य के उचित संचालन के लिए जमीन और नदी दोनों मार्गों से आना जाना होता था। कहाँ? साम्राज्य के उचित संचालन के लिए, मतलब आने जाने के लिए नदी से भी आदमी जाता था मगध साम्राज्य पाटलिपुत्र, और कहाँ से जाता था? जमीन से भी जाता था। राजधानी से प्रांत तक जाने में कई सप्ताह या महीने का समय लगता होगा। ऐसे में यात्रियों के विश्राम तथा खान पान की व्यवस्था की गई होगी। सुरक्षा का कार्य सेना को सौंपा गया। मान जाए कोई यात्री राजधानी से प्रांत जा रहा है, राजधानी से प्रांत तक जाने में कई सप्ताह या महीने का समय लगता होगा। ऐसे में यात्रियों के विश्राम तथा खान पान की व्यवस्था की गई थी। सुरक्षा का कार्य सेना था जो सुरक्षा करता था। कोई डाकू उसे छीन ना ले, इसके सुरक्षा कौन करता था? सेना। मौर्य साम्राज्य इतना शक्तिशाली था। सेना। मेगास्थनीज के अनुसार, मेगास्थनीज इंडिका पुस्तक लिखा है, तो याद रखिएगा। मेगास्थनीज के अनुसार सैनिक गतिविधियों के लिए एक समिति और 6 उप समितियां थी, जो मौर्य साम्राज्य के पास विशाल सेना थी। याद रखिए, मेगास्थनीज के अनुसार सैनिक गतिविधियों के लिए एक समिति और 6 उप समितियां थी। मौर्य साम्राज्य के पास विशाल सेना थी। पहली समिति, नौसेना का संचालन। पहली समिति क्या चीज करता था? नौसेना का संचालन। दूसरी समिति, यातायात, खान पान की देख रेख। दूसरी समिति क्या करता था? यातायात और खान पान की देख रेख कौन सी समिति करती थी? दूसरी समिति। पैदल सैनिकों का संचालन कौन सी समिति करती थी? तीसरी समिति। पैदल समिति, देखिए, पैदल सैनिकों का संचालन कौन सी समिति? तीसरी। पैदल में 3 अक्षर, तीसरी। अश्वरोही, अश्वरोही में कौन सी समिति? चौथी। अश्वरोही में कौन सी समिति? चौथी। स्थलारोही में कौन सी? पांचवी। हाथियों का संचालन करता था कौन? छठी समिति। हाथियों का संचालन कौन सी समिति? छठी समिति। अश्वरोही पांचवी समिति, सॉरी,
अश्वरोही कौन सी? चौथी समिति। स्थलारोही कौन सी? पांचवी। रथारोही, रथारोही कौन सी? पांचवी समिति। याद कर। नौसेना का संचालन पहली समिति। यातायात खान की देख रेख दूसरी समिति। पैदल सैनिकों का संचालन तीसरी समिति। अश्वरोही का संचालन कौन सी? चौथी समिति। रथारोही रथ से जो चलता था उसका संचालन कौन सा? पांचवी। हाथियों का संचालन कौन सी समिति? छठी समिति करती थी। अन्य उप समितियां थी। उपकरण को ढोने के लिए बैलगाड़ी का प्रबंधन करना। और अन्य उप समितियां कौन कौन थी? उपकरण को ढोने के लिए बैलगाड़ी का प्रबंधन करना। सैनिकों के लिए भोजन की व्यवस्था करना। सैनिकों के लिए क्या चीज करना? भोजन की व्यवस्था करना। जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करना। सैनिकों की देख के लिए सेवकों की नियुक्ति करना। अन्य उप समितियां क्या चीज काम करता था? उपकरण को ढोने के लिए बैलगाड़ी का प्रबंधन करता था। सैनिकों के लिए भोजन की व्यवस्था करता था। जानवरों के लिए चारा की व्यवस्था करता था। मान लो घोड़ा से लोग जा रहा है तो उसके चारे का व्यवस्था करना जरूरी है कि नहीं रास्ते में। सैनिक की देखभाल के लिए सेवकों की नियुक्ति की गई थी। मान लो सैनिक ड्यूटी करेगा तो उसके लिए खाना पीना बनाने के लिए, देखभाल करने के लिए क्या चीज? सेवकों की नियुक्ति की गई। अशोक का धम, अशोक का धम का मतलब क्या होता है? अशोक का धम, आइए पढ़ते हैं अशोक का धम का मतलब क्या होता है। अशोक के प्रशासन के कुछ नियम स्थापित किया गया जिसे अशोक का धम कहा गया। क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा अशोक का धम से क्या समझते हैं, तो आप लिख लीजिएगा अशोक के प्रशासन में कुछ नियम स्थापित किए गए जिसे अशोक का धम कहा गया। इसके अनुसार धम के माध्यम से लोगों के जीवन इस संसार में तथा इसके बाद के संसार में अच्छा रहेगा। अशोक के प्रशासन में कुछ नियम स्थापित किया जिसे अशोक का धम कहा गया। इसके अनुसार धम के माध्यम से लोगों का जीवन इस संसार में तथा इसके बाद के संसार में अच्छा रहेगा। इसके लिए अशोक ने धम दिया। धम के प्रकार के लिए धम महामात नाम के अधिकारी को नियुक्त किया गया। धम के प्रकार के लिए धम महामात नामक अधिकारी को क्या चीज किया गया? नियुक्त किया गया। अशोक के धम की विशेषता, अशोक की धम की विशेषता क्या थी धम में था? तब बड़ों का सम्मान करना, सत्य बोलना। अशोक का नियम, धम मतलब अशोक का नियम, नियम जो लागू किया था अशोक को कौन सी था? बड़ों को सम्मान करना और सत्य बोलना। अपने से छोटों के साथ उचित व्यवहार करना। अशोक का धम के देखिए पहला था क्या चीज? बड़ों का सम्मान करना और सत्य बोलना। दूसरा क्या चीज है? अपने से छोटों के साथ उचित व्यवहार करना। तीसरा क्या चीज है? विद्वान ब्राह्मणों के प्रति सहानुभूति की नीति। जितना विद्वान ब्राह्मण होगा उनके प्रति सहानुभूति की नीति होना चाहिए। चौथा अहिंसा का संदेश, सभी धर्मों का सम्मान करना। अहिंसा का संदेश और सभी धर्मों का क्या चीज करना है? सम्मान करना है। दासों और सेवकों के प्रति दयावान होना। दासों और सेवकों के प्रति दयावान होना। यह सारा चीज लिखा हुआ था क्या चीज? अशोक के धम्म में। अशोक के धम्म की ये चारों पांचों व्यवस्था है। ये पांचों व्यवस्था क्या चीज है? अशोक की धम्म की व्यवस्था। आइए मौर्य साम्राज्य के महत्व के बारे में देखते हैं। मौर्य साम्राज्य का महत्व। 19वीं शताब्दी में जब इतिहासकारों ने भारत के आरंभिक इतिहास को लिखना शुरू किया तो मौर्य साम्राज्य को इतिहास का प्रमुख काल माना गया, क्योंकि पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा एक अखंड भारत बनाया गया। पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा क्या चीज बनाया गया? अखंड भारत। मौर्य काल की मूर्ति कला सराहनीय थी। मौर्य काल में जो मूर्ति कला थी वह सराहनीय थी, बहुत अच्छा ढंग से बनाया गया था। मौर्य काल के शासकों ने अपने नाम के आगे बड़ी बड़ी उपाधियां नहीं जोड़ी। बड़ी बड़ी उपाधि नहीं जोड़ा, जैसे महाराजा धीराज, ये सब उपाधि मौर्य शासक नहीं जोड़ा। मौर्य शासक अपने बड़ी बड़ी उपाधियां नहीं धारण किया। इतिहासकारों ने अशोक को एक महान सम्राट माना। राष्ट्रवादी इतिहासकार के लिए अशोक एक प्रेरणा का स्रोत बना। अखंड भारत का निर्माण सबसे पहले कौन सोचा? तो चंद्रगुप्त मौर्य। और इसको पूरा कौन किया? अशोक। मौर्य साम्राज्य मात्र 150 वर्षों तक ही चल पाया, लेकिन भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण माना जाता था। 150 वर्ष चला लेकिन बहुत ही अच्छा ढंग से शासन चला। किसका? मौर्य साम्राज्य का। मौर्य साम्राज्य का सबसे अच्छा सा धर्म और नवीन सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। राजधर्म और नवीन सिद्धांत। दक्षिण राजा तथा सरदार। भारत के दक्षिण, जैसे ये भारत है तो
भारत के इधर जो राज्य होगा, जैसे महाराष्ट्र है, गोवा है, इधर इधर कर्नाटक हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, तेलंगाना होगा, तमिलनाडु हो जाएगा, केरल हो जाएगा, ये सब इधर जो साउथ का जो राज्य है ना, वहां के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। इधर दक्षिण दक्षिण के राजा का तथा सरदार। भारत के दक्षिण के कुछ सरदारियों का उदय हुआ तमिलकम यानी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिल कम क्षेत्र में चोल, चेर, पांड्य जैसी सरदारी अस्तित्व में आई और राज्य काफी समृद्ध थे। उस टाइम भी राज्य उधर का क्या चीज था, काफी सरदार। सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता था। सरदार का पद वंशानुगत भी हो सकता था और नहीं भी। सरदार के समर्थक उसके परिवार के लोग होते थे। सरदार का समर्थक कौन होता था, उसके परिवार के लोग। वंशानुगत भी सरदार का पद हो सकता था और वंशानुगत नहीं भी हो सकता था। सरदार का कार्य क्या चीज होता था, आइए देखते हैं। अनुष्ठान का संचालन करना। अनुष्ठान का संचालन करना किसका काम होता था, सरदार के। युद्ध का नेतृत्व करना। युद्ध का नेतृत्व करने का कार्य किसका होता था, सरदार के। लड़ाई झगड़े विवाद को सुलझाना। लड़ाई झगड़े विवाद को जो सुलझाता था वो काम किसका था, सरदार का। सरदार अपने अधीन लोगों से भेंट लेता था, अपने समर्थकों में उस भेंट को क्या चीज कर देता था, बांट देता था। सरदार का काम था अनुष्ठान संचालन करना, युद्ध का नेतृत्व करना और लड़ाई झगड़े विवाद को क्या चीज करता, गांव घर में लड़ाई झगड़ा हो गया तो उसको विवाद को सुलझा देता था। सरदारी में कोई अस्थाई सेना या अधिकारी नहीं होते थे। सरदारी में कोई अस्थाई सेना या अधिकारी नहीं होते थे। इन राज्यों के बारे में जानकारी प्राचीन तमिल संगम ग्रंथों से मिलती है। इन ग्रंथों में सरदारों के बारे में विवरण है। इन राज्यों के बारे में जानकारी प्राचीन तमिल संगम ग्रंथों में मिलती है। इन ग्रंथों में सरदारों के बारे में क्या चीज है, जानकारी है। कई सरदार तथा राजा लंबी दूरी के व्यापार से भी राजस्व इकट्ठा करते थे। इनमें सातवाहन तथा शक राजा प्रमुख थे। कई सरदार तथा राजा लंबी दूरी के व्यापार में भी राजस्व इकट्ठा करते थे और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण जो राजा था उसका नाम था कौन सी, सातवाहन तथा प्रमुख राजा। यहाँ आते हैं नेक्स्ट पर। दैविक राजा। राजाओं के द्वारा उच्च स्थिति प्राप्त करने का एक माध्यम देवताओं से जुड़ना था। क्या थी, राजाओं को उच्च स्थिति प्राप्त करना क्या थी, एक माध्यम था देवताओं से जुड़ना। कुषाण राजा जिन्होंने मध्य एशिया से लेकर पश्चिम उत्तर भारत तक शासन किया है। कुषाण राजा कहां से कहां तक शासन किया, मध्य एशिया से लेकर के पश्चिम उत्तर भारत तक शासन किया है। इन शासकों ने मंदिर में अपनी विशाल मूर्तियां लगवाई है। इन शासकों ने मंदिरों में, ये सब जो राजा थे, ये सब मंदिरों में अपना विशाल विशाल मूर्ति लगवाया कि ये मंदिर हम बनाए हैं। शायद वह स्वयं को देवतुल्य भी दिखाना चाहते होंगे। हो सकता है कि देवता के बराबर वो अपने आप को दिखाना चाहते थे। कुषाण राजा ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि भी लगाई। क्वेश्चन पूछेगा कि कौन से राजा, किस वंश के राजा ने जो अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाई, तो इसका आंसर होगा क्या लिखेगा, कुषाण राजा ने। क्या चीज, कुषाण राजा ने। कुषाण काल के सिक्कों में एक तरफ राजा दूसरी तरफ देवता का चित्र होता था। एग्जाम में एकदम पूछता है, एकदम वीवीआई है। एग्जाम में पूछता है कि किस काल के राजा एक तरफ, किस तरफ के राजा सिक्का में एक तरफ राजा का और दूसरी तरफ देवता का चित्र होता था। ये किस काल में होता था, किस काल में, कुषाण काल में। याद रखना, देवपुत्र की उपाधि कौन धरा, कुषाण काल में। आगे, उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास माट में एक देव स्थान पर कुषाण राजा के विशाल मूर्ति मिली है। अफगानिस्तान के एक देव स्थान पर भी ऐसी मूर्ति मिली है। क्या चीज, कुषाण कुषाण राजा का। अब आते हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं। गुप्त साम्राज्य। मौर्य काल के बाद गुप्त काल को भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा सोना का सिक्का पूछेगा। एग्जाम में पूछता है स्वर्णिम स्वर्णिम युग किस किस काल को कहा जाता है, तो आंसर लिखेगा गुप्त काल को। आप लोग क्वेश्चन लिख सकते हैं कि भारत का स्वर्णिम युग किस काल को कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा गुप्त काल। गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त द्वारा लगभग 375 ईस्वी में की गई। यहां से भी क्वेश्चन पूछता है कि गुप्त गुप्त वंश की स्थापना किसने किया, तो यहाँ लिखेगा इसका आंसर होगा श्रीगुप्त। गुप्त वंश लगभग कब स्थापना किया गया, तो 375 ईस्वी में किया गया। 375 ईस्वी में, याद रखिएगा। गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या चीज थी, संस्कृत। एग्जाम में पूछता है कि गुप्त काल का राजकीय भाषा क्या चीज थी, तो इसका आंसर है
क्या चीज होगा? संस्कृत। आप लोग लिखिए क्वेश्चन, इसको लिखिए कि गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या चीज थी? तो इसका आंसर होगा संस्कृत। गुप्त काल का स्थापना कौन किया? गुप्त वंश का स्थापना कौन किया? तो इसका आंसर होगा क्या चीज? श्री गुप्त। गुप्त काल के अधिकतर सिक्के सोने से बनाए जाते थे। गुप्त साम्राज्य का इतिहास, साहित्यिक स्रोत, सिक्कों तथा अभिलेखों की सहायता से जानकारी। गुप्त काल में इतना सोना का सिक्का जारी किया गया, सबसे ज्यादा सोना का सिक्का कब जारी किया गया? गुप्त काल को। तो इसीलिए गुप्त काल में क्या चीज, गुप्त काल को क्या चीज कहा जाता है? स्वर्णिम युग। स्वर्णिम युग किस काल को कहा जाता है? तो गुप्त काल को कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा कि स्वर्णिम युग किस काल को कहा जाता है? तो गुप्त काल को। गुप्त काल एग्जाम में पूछता है, गुप्त वंश की स्थापना कौन किया? श्री गुप्त। गुप्त साम्राज्य में कवियों द्वारा अपने राजा की प्रशंसा में लिखी गई प्रशस्ति भी एक ऐतिहासिक स्रोत है। उदाहरण है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के राजा राजकवि हरिसेन के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन एग्जाम में एकदम भी लिखेगा, प्रयाग प्रशस्ति की रचना कौन किया था? तो हरिसेन ने किया था। कौन किया था? हरिसेन। इसे संस्कृत भाषा में लिखा गया था। यह देखिए उदाहरण, प्रयाग प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के राजकवि हरिसेन के द्वारा इसे संस्कृत भाषा में किया गया। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किस भाषा में किया गया? तो इसका आंसर होगा संस्कृत भाषा में। प्रयाग प्रशस्ति की रचना कौन किया था? तो राजकवि हरिसेन ने। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के राजकवि हरिसेन हरिसेन किया था। ग्रामीण समाज में बदलाव। ग्रामीण समाज में बदलाव क्या चीज है? जनता में राजा की छवि। जनता जनता के राजा जनता में राजा की छवि क्या थी? आइए देखते हैं। जनता राजा के बारे में क्या सोचती थी, इसके प्रमाण नहीं मिलते हैं। ऐसे में इतिहासकारों ने जातक तथा पंचतंत्र जैसे ग्रंथों में दी गई कहानियों की समीक्षा करके पता लगाने का प्रयास किया। जातक कथाएं पहली शताब्दी ईस्वी के मध्य पाली भाषा में लिखी गई। एग्जाम में पूछता है कि जातक कथाएं किस भाषा में लिखी गई? तो जातक भाषा कौन सी भाषा में लिखा गई है? तो पाली भाषा में लिखे। उदाहरण, गद्दीदुंत जातक नामक कहानी। इसमें बताया गया कि एक कुटिल राजा से उसकी प्रजा किस प्रकार दुखी रहती थी। बूढ़े, महिला, पुरुष, किसान, पशुपालक, ग्रामीण बालक, यहाँ तक कि जानवर भी इसमें शामिल थे। मतलब कोई उदाहरण नहीं मिला है कहीं पर कि मान ली जाए कि राजा से प्रजा दुखी थी, लेकिन कहानी वहानी में दिखाया गया है कि राजा से उसकी प्रजा क्या चीज थी? दुखी थी। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि राजा से प्रजा भी दुखी होती थी। अच्छा, जब राजा अपनी पहचान बदलकर प्रजा के बीच पता लिए लगाने गया कि लोग उसके बारे में कैसा सोचते हैं, तो सब ने उसकी बुराई करना शुरू कर दी। लोगों ने शिकायत की कि रात में डकैत लोगों पर हमला करते हैं तथा दिन में राजा के अधिकारी टैक्स इकट्ठा करके लूटते हैं। इसलिए लोग गांव छोड़कर जंगल में बस जाते हैं। जंगल में बस जाने का एक कारण था, मान लिया कि गांव से में टैक्स बचाने के चक्कर में कहाँ भाग जाते थे? जंगल में बस जाते थे। यहाँ पर अन्याय भी होता था। जब राजा अपनी पहचान बदलकर प्रजा के बीच पता लगाने के लिए जाता था, राजा क्या करता था? पहचान बदलकर, भेष बदलकर जाता था प्रजा के बारे में कि राजा उनके बारे में क्या चीज सोचता है, प्रजा उनके बारे में क्या सोचता है। तो उसके बारे में कैसा सोचते हैं, सब उसकी बुराई करना शुरू कर दी। लोगों ने शिकायत की कि रात में डकैत लोगों पर हमला करते हैं तथा दिन में राजा के अधिकारी टैक्स वसूलते हैं। तो राजा के अधिकारी दिन में ढेर सारा टैक्स वसूल लेते हैं और रात में डकैत हमला करते हैं तो अधिकारी भी नहीं रहते हैं, करके लूटते हैं। इसलिए लोग गांव छोड़कर कहाँ बस जाते हैं? जंगल बस जाते हैं। ऐसा कहानी में दर्शाया गया है। उपज बढ़ाने के तरीके। उपज उपज उस टाइम उपज बहुत ज्यादा बढ़ गया था। कैसे उपज बढ़ गया? तो देखते हैं। लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग। अब लोहे के छठी शताब्दी ईसा पूर्व में लोहे का फाल का उपयोग बहुत ज्यादा होने लगा। तो लोहे का फाल तो बहुत बहुत ज्यादा कृषि में उत्पादन हुआ। कुएं, तालाब, नहरों के द्वारा सिंचाई करना। उस टाइम कुआं, नहर, तालाब ये सब बन गया था, तो सिंचाई होता था। पेड़ पौधा के लिए, ऐसे भी फसल के लिए क्या चीज चाहिए? पानी चाहिए। और लोहा लोहा का आविष्कार उस टाइम हो ही गया था। तो खेत जोतने के लिए बहुत ही अच्छा, खेत जोतने के लिए, खेत काटने के लिए लोहे का काम होता था। जैसे हंसुआ हो गया, फाल वाला हल हो गया, ये सब लोहा लोहा का उपयोग उस टाइम हो गया था। पर्वतीय क्षेत्रों में खेती के लिए कुदाल का उपयोग करना।
जहाँ जमीन जमीन थोड़ा हार्ड होगा वहाँ कुदाल से कोड़ वहां पर खेती किया जाता था। गंगा की घाटी में धान की रोपाई के कारण उपज बढ़ गई। धान की खेती के लिए ही चाहिए ज्यादा पानी, और गंगा के निकट धान की खेती किया जाता था ताकि पानी की कोई कमी नहीं हो, पानी भरदम मिले अनाज को, और धान खूब उपजा उस टाइम। ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं। कृषि की नई तकनीक अपनाने के बाद उपज जरूर बढ़ी, लेकिन इसका लाभ सबको नहीं हुआ। खेती से जुड़े लोगों में भेद बढ़ता गया। कृषि की नई तकनीक अपनाने के बाद उपज जरूर बढ़ी। कृषि की नई तकनीक अपनाई, जैसे लोहा का उपयोग करने लगा, तो उपज तो ढेर बढ़ी, लेकिन इसका लाभ सबको नहीं हुआ। खेती से जुड़े लोगों में भेद बढ़ता गया। बौद्ध कथाओं में भूमिहीन किसान, श्रमिक, जमींदार का उल्लेख भी मिलता है। बौद्ध कथाओं में किसका किसका उल्लेख मिलता है? भूमिहीन किसान, जिसके पास किसान है लेकिन उसके पास भूमि नहीं है। श्रमिक, जमींदार, श्रमिक मतलब मजदूर, जमींदार का उल्लेख भी कहाँ मिलता है? बौद्ध कथाओं में। पाली भाषा में गहपति शब्द का प्रयोग छोटे किसान और जमींदार के लिए किया जाता था। पाली भाषा में क्या चीज? गहपति। गहपति शब्द का प्रयोग किसके लिए? छोटे किसान और जमींदार के लिए भी किया जाता था। पहली बार गहपति शब्द का प्रयोग छोटे किसान और जमींदार के लिए किया जाता था। बड़े जमींदार और गांव के प्रधान शक्तिशाली थे जो किसानों पर अपना नियंत्रण रखते थे। गांव के प्रधान का पद वंशानुगत था। गांव में जो प्रधान का पद था उस टाइम क्या चीज था? वंशानुगत था। बड़े बड़े जमींदार और गांव के प्रधान शक्तिशाली थे जो किसान पर अपना क्या चीज रखते थे? नियंत्रण रखते थे। और गांव के प्रधान का पद क्या चीज था? वंशानुगत था। गहपति घर का मुखिया होता था और घर में रहने वाली महिलाओं, बच्चों, नौकरों और दासों पर नियंत्रण करता था। घर से जुड़ी भूमि, जानवर या अन्य सभी वस्तुओं का वह क्या चीज होता था? मालिक होता था। घर का मुखिया कौन होता था? गहपति। घर में रहने वाली महिलाओं, घर में कौन कौन? महिला रहेगा, बच्चा रहेगा, नौकर रहेगा, दास रहेगा, इस सब पर नियंत्रण कौन करता था? गहपति। घर से जुड़ी भूमि, जानवर, अन्य सभी वस्तुओं का मालिक भी कौन होता था? गहपति ही होता था। कभी कभी इस शब्द का प्रयोग नगरों में रहने वाले संभ्रांत व्यक्तियों और व्यापारियों के लिए भी होता था। आरंभिक तमिल संगम साहित्य में गांव में रहने वाले विभिन्न वर्गों को लोगों का उल्लेख है, जैसे बेल्लार या बड़े जमींदार। बेल्लार मतलब कृषि व्यवसाय। बेल्लार का अर्थ क्या चीज? कृषि व्यवसाय। हलवाहा या उलबड़ल दास अनिमय। भूमिदान और नए स्रोत। भूमिदान और नए सम्राट ग्रामीण आते हैं। ईसवी के आरंभिक शताब्दी में ही भूमिदान का प्रमाण मिले हैं। कई अभिलेखों में भूमिदान का उल्लेख मिलता है। कुछ अभिलेख पत्रों पर लिखवाए गए थे। अधिकतर भूमिदान का उल्लेख ताम्र पत्रों पर उत्कीर्ण है। राजा भूमिदान भी करने लगा था उस समय। क्या चीज? राजा भूमिदान दे देता था कि जैसे मान लीजिए कोई कोई पंडित अगर पूजा करवाया तो उसको खुश होकर राजा क्या चीज कर देता था? भूमिदान देता, ले लीजिए इतना भूमि। आरंभिक अभिलेख संस्कृत भाषा में थे, लेकिन 7वीं शताब्दी के बाद के अभिलेख संस्कृत, तमिल, तेलुगु भाषाओं में भी थे। शुरुआत में कौन भाषा में था? संस्कृत भाषा में, लेकिन 7वीं शताब्दी में कौन सी भाषा आ गया? संस्कृत में, तमिल में, तेलुगु भाषा में भी मिलने लगा। आते हैं। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाद दक्कन के बाकाटक परिवार में हुआ था। संस्कृत धर्मशास्त्र के अनुसार महिलाओं की भूमि का अधिकार नहीं होता था, लेकिन अभिलेख से जानकारी मिली है कि प्रभावती भूमि की मालकिन थी और प्रभावती ने भूमि दान भी की किया थी। शायद इसीलिए कि वह एक रानी थी, और ऐसा इसलिए भी संभव हो सकता है कि को धर्मशास्त्रों को हर स्थान पर समान लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है। गुप्त शासक। गुप्त शासक गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम क्या था? प्रभावती। गुप्त का विवाद दक्कन के पकाटक परिवार में हुआ था। संस्कृत धर्मशास्त्रों के अनुसार महिलाओं को भूमि का अधिकार नहीं था। संस्कृत धर्मशास्त्र था, उसमें महिलाओं को भूमि का अधिकार नहीं होता था, लेकिन एक अभिलेख मिला है, जानकारी मिली है कि प्रभावती भूमि की मालकिन थी और प्रभावती ने भूमि दान भी किया था।
शायद इसलिए कि वह एक रानी थी। हो सकता है भूमिदान इसलिए किए हो कि हो सकता है कि वह क्या चीज होगी, रानी थी। और ऐसा इसलिए भी संभव हो सका कि धर्मशास्त्रों को हर स्थान पर समान रूप से लागू नहीं किया जाता। धर्मशास्त्र तो हर जगह समान रूप से लागू नहीं किया जाता, क्योंकि राजा राजा के सामने धर्मशास्त्र थोड़ी ना लागू यूज होगा ज्यादा। भूमि दान के अभिलेख देश में कई हिस्सों से मिले हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की भूमि दान दी गई है। कुछ स्थानों पर बहुत छोटी भूमि दान दी गई है, कुछ स्थानों पर बहुत बड़ी बड़ी भूमि दान में दी गई है। दान प्राप्त करने वाले लोगों के अधिकारों में भी अलग अलग क्षेत्रों में परिवर्तन देखने को मिला है। जैसे यहाँ पर भूमि दान के अभिलेख कई देशों में कई हिस्सों में मिले हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की भूमि दान दी गई है। कुछ स्थानों पर बहुत छोटा भूमि दिया दान दिया गया, तो कुछ स्थानों पर बहुत बड़ी बड़ी भूमि दान दी गई है। दान प्राप्त करने वाले लोगों के अधिकारों में भी कुछ अलग अलग क्षेत्रों में परिवर्तन देखने को मिला है। इतिहासकारों में भूमिदान का प्रभाव को लेकर विवाद। भूमिदान अधिकतर ब्राह्मणों या धार्मिक संस्थाओं को दिए जाते थे। भूमिदान अधिकतर किसको दिया जाता था, ब्राह्मणों को या धार्मिक संस्थानों को। भूमिदान मान लीजिए कोई धार्मिक संस्थान है या ब्राह्मण कोई पूजा करवाया तो उनको क्या चीज कर दिया जाता था, भूमिदान। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि शासक भूमिदान के लिए कृषि को प्रोत्साहित करना चाहते थे। शासक मान लीजिए भूमिदान इसलिए देते थे क्योंकि ताकि कृषि का प्रोत्साहित करना चाहते थे। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि भूमिदान एक संकेत है। राजनीतिक प्रभुत्व का दुर्बल होना एक राजा का समर्थन जुटाने के लिए भूमिदान करते थे। कुछ इतिहास कहते थे कि भूमिदान एक संकेत है। राजनीतिक प्रभुत्व का दुर्बल होने पर राजा समर्थन जुटाने के लिए भूमिदान क्या चीज करते थे, भूमिदान करते थे, ताकि राजा को लोग समर्थन दें। 6ठी शताब्दी में नगर एवं व्यापार। नए नगर। अधिकांश नगर महाजनपदों की राजधानियां थी। ज्यादातर नगर संचालन मार्ग के किनारे बसे थे। जैसे पाटलिपुत्र, पटना। पाटलिपुत्र या पटना किस नदी के किनारे, नदी के किनारे। कौन सी नदी, गंगा नदी के किनारे। ठीक है। उज्जैनी भूतल मार्ग के किनारे बसा था। पुहाड़ समुद्र तट के किनारे बसा था। मथुरा व्यवसायिक सांस्कृतिक राजनीतिक गतिविधियां का केंद्र। एग्जाम में पूछेगा व्यवसायिक सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र कौन सा था, मथुरा। पूछेगा नदी के किनारे कौन सा इसमें से क्षेत्र बसा हुआ था, तो नदी के किनारे बसा था पाटलिपुत्र। नगरीय जनसंख्या। नगरों में विभिन्न प्रकार के लोग रहते थे। शासक किलेबंद नगरों में रहते थे। इन क्षेत्रों में कई पूरा अवशेष प्राप्त हुए, जैसे मिट्टी के कटोरे, थालियां जिन पर चमकदार कली चढ़ी है, तथा सोने चांदी कांस तांबे हाथी दांत शीशे जैसे अलग अलग पदार्थों के गहने उपकरण हथियार बर्तन आदि। नगरों के विभिन्न प्रकार के लोग रहते थे। नगर में क्या चीज, विभिन्न प्रकार के लोग रहते थे। जैसे शासक किलेबंद नगरों में रहते थे। जो शासक जो राजा राजा था वो चारों पट्टी से उनका दीवार घिरा हुआ रहता था, किले बंद रहता था, किला से घिरा हुआ रहता था, किले बंद रहते थे। इन क्षेत्रों में कई पूरा अवशेष प्राप्त हुए हैं। वहां जब खुदाई हुआ तो क्या चीज मिला वहां से, तो मिट्टी के कटोरे, थालियां जिन पर चमकदार कली चढ़ी थी, तथा सोने चांदी कांस्य तांबा हाथी दांत शीशे जैसे अलग अलग पदार्थों के गहने उपकरण हथियार बर्तन ये सब मिले हैं। कहाँ, नगरीय जहाँ नगर था वहां पर। दूसरी शताब्दी ईस्वी तक आते आते कई नगरों में दानात्मक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इन अभिलेखों में दान देने वाले का नाम तथा उनका व्यवसाय भी लिखा होता था। मान लीजिए कोई दान देता था तो उसमें क्या चीज, जो अभिलेख था, मान लीजिए पत्थर का अभिलेख होगा या कोई धातु या ताम्रपत्र पर उस पर लिखा होगा, तो उस पर अपना व्यवसाय भी लिख जाता था, दान देने वाला का नाम भी लिख देता था। इन नगरों में रहने वाले धोबी बुनकर बढ़ई लिपिक कुम्हार स्वर्णकार अधिकारी धर्मगुरु व्यापारी और राजाओं का विवरण भी लिखे हैं। इन नगरों में जो नगर था, नगर में कच्ची कच्ची मिलता था, धोबी बुनकर लिपिक कुम्हार स्वर्णकार, स्वर्णकार जो स्वर्णकार अधिकारी, धर्मगुरु जो धर्म के बारे में उपदेश देते हैं, व्यापारी और राजाओं का विवरण भी इन नगर में मिलता है। श्रेणी का भी उल्लेख मिला है। श्रेणी व्यापारियों के संघ को कहा जाता था। श्रेणी किसे कहा जाता था, व्यापारियों को संघ को क्या कहा जाता था, श्रेणी। एग्जाम में पूछेगा श्रेणी किसको कहा जाता था, तो व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था, श्रेणी। यह व्यापारी लोग कच्चे माल को खरीद कर उनसे सामान बनाकर बाजार में बेचते थे।
क्या करता था, कच्चा माल खरीद कर उससे सामान बनाकर और बाजार में क्या चीज करता था, बेच देता था। उपमहाद्वीप और उसके बाहर व्यापार। भारत के भारत का व्यापार प्राचीन काल से ही उपमहाद्वीपीय के बाहर से होता था। हमें हड़प्पा सभ्यता में भी ऐसे प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता में हम लोग पढ़ चुके हैं कि बाहर से क्या चीज होता था, व्यापार होता था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उपमहाद्वीप में जल मार्ग और भूमार्ग का जाल बिछ गया था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या चीज, उपमहाद्वीप में जल मार्ग और भूमार्ग का जाल क्या चीज हो गया था, बिछ गया था। भूमार्ग के जरिए मध्य एशिया और उससे आगे भी व्यापार होता था। समुद्र तट पर बने बंदरगाह से अरब सागर होते हुए उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया तक, बंगाल की खाड़ी से चीन, दक्षिण पूर्व एशिया तक व्यापार होता था। देख सकते हैं भूमार्ग के जरिए कहाँ कहाँ से, मध्य एशिया में क्या चीज, भू व्यापार से व्यापार होता था। समुद्र तट पर बने बंदरगाहों से अरब सागर होते हुए उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी एशिया, बंगाल की खाड़ी से चीन, दक्षिण पूर्व एशिया तक क्या चीज होता था, व्यापार होता था। शासक इन व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण करके व्यापारियों से सुरक्षा के बदले धन लेते थे। इन मार्गों पर जाने वाले व्यापारियों में पैदल फेरी लगाने वाले व्यापारी, बैलगाड़ी और घोड़े पर जाने वाले व्यापारी, समुद्री मार्ग से भी लोग यात्रा करते थे, जो खतरनाक लेकिन लाभदायक भी होते थे। शासक इन व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण करके व्यापारियों से सुरक्षा के बदले धन लेते थे। शासक था जो व्यापारी को जाने देता था और रास्ता से सुरक्षा देता था ताकि उससे कोई लूट ना सके, कोई डकैत उसे कोई धन लूट ना सके, उसके बदले में टैक्स लेता था। इन मार्गों पर जाने वाले व्यापारियों में पैदल फेरी लगाने वाले व्यापारी, बैलगाड़ी और घोड़े पर जाने वाले व्यापारी, समुद्र मार्ग से भी लोग यात्रा करते थे, जो खतरनाक लेकिन लाभदायक भी था। कुछ प्रसिद्ध सफल व्यापारी बहुत धनी होते थे। कुछ धनी होते थे। यह व्यापारी नमक, कपड़ा, अनाज, धातु से बनी चीज, पत्थर, लकड़ी, जड़ी बूटी जैसे अनेक सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते थे। जो सफल व्यापारी, जो उस टाइम जो सबसे ज्यादा जो व्यापारी जो धनी था, वो कौन कौन व्यापारी था, मन था, धनी था। तो वह व्यापारी था नमक का व्यापार जो करता था, कपड़ा का व्यापार, अनाज का व्यापार, धातु से बना हुआ चीज, धातु से बना हुआ कोई वस्तु, पत्थर, लकड़ी, जड़ी बूटी जैसे अनेक सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या चीज करते थे, पहुंचाते थे। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च जैसे मसाले तथा कपड़े, जड़ी बूटियों की बहुत भारी मांग थी। इन वस्तुओं को अरब सागर के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में क्या चीज किया जाता था, पहुंचाया था। भारत से अरब सागर होते हुए रोमन साम्राज्य में क्या चीज कर दिया जाता था, पहुंचा दिया जाता था सामान को। सिक्के और राजा के बारे में पढ़ेंगे। सिक्के और राजा। व्यापार के लिए सिक्कों का प्रयोग किया जाता था। सिक्कों के प्रयोग से व्यापार काफी हद तक आसान हो गया। चांदी तथा तांबे के सिक्के सबसे पहले ढाले गए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। इन सिक्कों को आहत कहा जाते थे। उन सिक्कों को क्या कहा जाता था, आहत। व्यापार के लिए सिक्कों का प्रयोग किया जाता था। मतलब अब धीरे धीरे 6ठी शताब्दी में लोग विकसित हो गए। अब व्यापार के लिए किसका प्रयोग किया जाता था, सिक्का। सिक्का काफी हद तक आसान हो गया। चांदी तथा तांबे के सिक्के सबसे पहले ढाले गए। सबसे पहले किनका किनका सिक्का ढाला गया, चांदी और तांबा का सिक्का, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। इन सिक्कों को क्या कहा जाता था, आहत। आहत सिक्कों का क्या कहा जाता था, आहत। ऐसे बहुत सारे ऐसे बहुत सारे विभिन्न ऐसे बहुत सारे सिक्के विभिन्न स्थलों पर खुदाई के दौरान मिले हैं। मुद्रा शास्त्रियों ने इन सिक्कों का अध्ययन करके इन वाणिज्यिक प्रयोग के क्षेत्रों को पता लगाया है। आहत सिक्के पर बने प्रतीकों से पता लगता है कि इन्हें विभिन्न राजाओं द्वारा जारी किया गया था, लेकिन ऐसा भी संभव है कि धनी लोग, व्यापारियों, नागरिकों ने भी इस प्रकार के कुछ सिक्के जारी किए हों। देखिए, ऐसे बहुत सारे सिक्के विभिन्न स्थलों पर खुदाई के दौरान मिले हैं। मुद्रा शास्त्रियों ने इन सिक्कों का अध्ययन करके इनके वाणिज्यिक प्रयोग के क्षेत्रों को पता लगाया है। मतलब पता लगाया कि इसका कौन कौन से क्षेत्र में प्रयोग होता था। आहत सिक्के पर बने प्रतीकों से पता लगता है कि इन्हें विभिन्न राजाओं द्वारा जारी किया गया था। मतलब सिक्के पर कभी कौन सा राजा का, कभी उस राजा का, कभी उस राजा का प्रतीक होता था। तो इससे पता लगा कि यह दूसरा राजा का सिक्का है, यह दूसरा राजा का सिक्का है। लेकिन ऐसा भी संभव है कि धनी लोग, व्यापारियों, नागरिकों ने भी इस प्रकार के कुछ सिक्के जारी किए होंगे।
शासकों की प्रतिमा उनके नाम के साथ सबसे पहले सिक्कों को हिंद यूनानी शासकों ने क्या चीज किया, जारी किया। भारत में बड़ी संख्या में रोमन सिक्के मिले हैं। रोमन सिक्का भारत में बहुत बड़ी संख्या में मिला है। शासकों की प्रतिमा और उनके नाम के साथ सबसे पहले सिक्के को कौन किया था, हिंदी यूनानी शासकों ने जारी किया था। भारत में बड़ी संख्या में रोमन सिक्के मिले हैं। सोने के सिक्के सबसे पहले पहली शताब्दी ईसा पूर्व में कुषाण शासकों द्वारा जारी किए गए। उत्तर और मध्य भारत में ऐसे सिक्के मिले हैं। सोने के सिक्कों का प्रयोग संभवतः बहुमूल्य वस्तुओं के व्यापार में किया जाता होगा। सोने के सिक्के सबसे पहले पहली शताब्दी ईसा पूर्व में कुषाण शासकों द्वारा जारी किए गए। उत्तर और मध्य भारत में ऐसे सिक्के मिले हैं। सोने के सिक्के का प्रयोग संभवतः बहुमूल्य वस्तुओं के व्यापार में किया जाता होगा। पंजाब हरियाणा जैसे क्षेत्रों में योद्ध शासकों के द्वारा तांबे के सिक्के भी जारी किए गए थे। पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों के योद्ध शासकों द्वारा तांबे के सिक्के भी जारी किए गए थे। आगे, गुप्त काल में कुछ शासकों द्वारा सोने के भव्य सिक्के जारी किए गए। इन सिक्कों में सोना उच्च गुणवत्ता का था। गुप्त काल में कुछ शासकों द्वारा क्या चीज का सोना किया गया, सोने के सिक्के जारी किए। इन शासकों में सोना का उच्च गुणवत्ता, मतलब सोना था जो बहुत बढ़िया क्वालिटी के था गुप्त काल में। तो गुप्त काल को ही कहा जाता है स्वर्ण काल, ऐसे भी आप लोग बोल सकते हैं। छठी शताब्दी में सोने के सिक्के मिलने कम हो गए। छठी शताब्दी ईस्वी में कुछ इतिहासकार का मानना है कि रोमन साम्राज्य का पतन होने के कारण व्यापार में कमी आई। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस काल में नए नगरों और व्यापारों के नए तंत्र का क्या चीज हुआ, उदय हुआ। कुछ इतिहासकार मानना है कि आर्थिक संकट के कारण ऐसा होगा। सोना का सिक्का मिलना कम क्यों हो गया, तो कुछ इतिहासकार क्या चीज कहते हैं कि रोमन साम्राज्य का पतन होने के कारण व्यापार में कमी आ गया। अगर व्यापार में कमी आ गया तो सोना का सिक्का का उपयोग कम होने लगा। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस काल में नगरों और व्यापारों के नए तंत्र का उदय हुआ। कुछ इतिहासकार मानना कहते हैं कि इसी काल में मतलब इसी समय में नए नगर और व्यापार के नए तंत्र या नियम का उपयोग हुआ होगा। कुछ इतिहासकार मानना है कि आर्थिक संकट भी हो सकता है, जिससे सोना का सिक्का क्या चीज हो गया, कम जारी होने लगा। अभिलेखों की समझ। अभिलेखों की समझ। अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता है। अभिलेख का अर्थ निकालने के लिए विद्वान विभिन्न लिपियों का अध्ययन करते हैं। प्राचीन लिपियों का आधुनिक लिपियों से मिलान करते हैं। अभिलेख का अध्ययन करने के लिए जो विद्वान होते हैं, जो जो बहुत सारा भाषा का जिनको जानकारी होता है, वो अर्थ को निकाल निकाल कर मैच करते हैं। अभिलेख का अर्थ निकालने के लिए विद्वान विभिन्न लिपियों माने ढेर सारा लिपियों का अध्ययन करते हैं। बहुत सारा लिपियों का क्या चीज करते हैं, बहुत सारा भाषा की लिपियों का अध्ययन करते हैं। प्राचीन लिपियों और आधुनिक माने इस समय के लिपि दोनों का उपयोग करके मिलाते हैं कि इसका अर्थ क्या चीज होगा। ब्राह्मी लिपि का अध्ययन। भारत की जितनी भी आधुनिक भाषाएं हैं, इनमें प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का मूल ब्राह्मी लिपि है। भारत की जितनी भी आधुनिक भाषाएं हैं, इनमें प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों की मूल कौन सी लिपि है, ब्राह्मी लिपि है। अशोक के जो अभिलेख मिले हैं वो अधिकतर कौन सी लिपि मिली है, ब्राह्मी लिपि में। एग्जाम में पूछता है यह क्वेश्चन कि अशोक के अधिकतम अभिलेख किस किस लिपि में मिले हैं, तो इसका आंसर होगा क्या चाहिए, ब्राह्मी लिपि में। याद रखिएगा, अशोक का अभिलेख किस लिपि में मिला है, तो ब्राह्मी लिपि में। 18वीं शताब्दी में यूरोप के विद्वानों ने भारतीय पंडितों की सहायता लेकर आज के समय में बंगाली और देवनागरी लिपि के कई पांडुलिपियों का क्या चीज किया है, अध्ययन किया है। जो क्या चीज 18वीं सदी में 18वीं सदी में क्या किया, भारत के यूरोप के विद्वानों ने भारतीय पंडितों की सहायता लेकर आज के समय के बंगाली भाषा और देवनागरी लिपि के कई पांडुलिपियों के क्या चीज किया है, अध्ययन किया है। इनके अक्षर का प्राचीन अक्षरों से तुलना की। अक्षरों अभिलेखों का अध्ययन करने वाले कुछ विद्वानों ने कई बार अनुमान लगाया कि संस्कृत में लिखे, लेकिन यह प्राकृत में लिखे गए थे। फिर कई दशकों की इन अक्षरों का प्राचीन अक्षरों से तुलना की। अभिलेखों का अध्ययन करने वाले कुछ विद्वानों ने कई बार अनुमान लगाया कि यह संस्कृत में लिखे, लेकिन यह प्राकृत में लिखे गए थे। फिर कई दशकों की मेहनत के बाद जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के काल की ब्राह्मी लिपि में लिखे अभिलेख को 1838 में निकाला। 1838 में जेम्स प्रिंसेप ने कुछ किया, खोज निकाला इसका। खरोष्टी लिपि का अध्ययन।
खरोष्टी लिपि का अध्ययन। पश्चिमोत्तर के अभिलेख में प्रयुक्त खरोष्टी लिपि की तरह ही हिंदी यूनानी राजाओं द्वारा बनवाए गए सिक्कों पर नाम यूनानी और खरोष्टी में लिखे गए थे। पश्चिम उत्तर के अभिलेख में प्रयुक्त खरोष्टी लिपि की तरह ही हिंद यूनानी राजाओं के द्वारा बनवाए गए सिक्कों का नाम यूनानी और खरोष्टी में लिखे गए थे। यूनानी भाषा पढ़ने वाले यूरोपीय विद्वानों ने अक्षरों का मेल कर कर इसे क्या चीज किया, पढ़ा। प्रिंसेप ने खरोष्टी में लिखे अभिलेखों की भाषा की पहचान प्राकृत के रूप में की, जिससे इसे पढ़ना क्या चीज हो गया, आसान हो गया। अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य। अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद अभिलेख शास्त्रियों ने पाया कि अशोक की उपाधि देवप्रिया, देवताओं के प्रिय, प्रियदर्शी, देखने में सुंदर, मनोहर मुखाकृति वाला, राजा के विषय में शैली, भाषा और पुरालिपि विज्ञान सबसे समानता है, जो एक ही शासक अशोक के बारे में मिलता है। अशोक हर शिलालेख में अशोक नहीं लिखता था प्रियदर्शी प्रियदर्शी प्रियदर्शी। एक शिलालेख में वो लिखा कि प्रियदर्शी यानी महान सम्राट अशोक, मगध साम्राज्य अशोक। इसका मतलब प्रियदर्शी का मतलब कौन था, अशोक। तो एग्जाम में पूछता है कि देव प्रिया के नाम से कौन सा शासक जाना जाता था, तो देव प्रिया के नाम से जो जाना जाता था वह सम्राट अशोक। पूछता था प्रियदर्शी के नाम से कौन जाना जाता था, तो प्रियदर्शी के नाम से महान सम्राट अशोक जाना जाता था। अभिलेखों में लिखे कथनों का परीक्षण करना पड़ता था ताकि यह पता चल सके उनमें लिखा है वह सत्य है या फिर अतिशयोक्तिपूर्ण। अभिलेख का साक्ष्य। अक्षरों को हल्के ढंग से उत्कीर्ण होना, अभिलेखों का नष्ट हो जाना, अभिलेखों पर अक्षर लुप्त होना। मतलब साक्ष्य, कुछ अभिलेख सुरक्षित नहीं बचे, कुछ मान लीजिए खराब हो गए, खत्म हो गए। अभिलेख के शब्दों का वास्तविक अर्थ की पूरी जानकारी न होना, अभिलेखों में रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में जानकारी न होना। मतलब अभिलेखों में रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में जानकारी नहीं था। कुछ अभिलेख क्या चीज हो गया, शब्दों का वास्तविक अर्थ भी नहीं निकल सका। कुछ अभिलेख सुरक्षित ही नहीं बचे, मतलब टूट फूट गए। अभिलेखों का नष्ट हो जाना, अभिलेख अक्षर लुप्त हो गया था, उससे अर्थ भी नहीं निकला। अक्षरों को हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया गया था जिससे अक्षर मिट गया। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर सेकेंड जो होता है जो समाप्त होता है। इसका आप लोग को मिलेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, इसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो आप लोग इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल पर क्लास 12th 10th ये सब के पढ़ाई होगा और आप लोग इसका ऑब्जेक्टिव भी देख लेंगे। ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव हम वीवीआई क्वेश्चन करवाएंगे, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव भी देख लीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय।